हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं किसी संख्या के अपवर्त की संख्या निकालना। किसी संख्या के अपवर्त की संख्या निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन में समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। और समांतर श्रेणी वो होता है जिसमें दो पदों का अंतर समान होता है। जैसे 4, 8, 12, 16 ये सब क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दो पदों का अंतर 4 4 का है। तो 4, 8, 12, 16 ये समांतर श्रेणी में है। उसी तरह 6, 12, 18, 24 ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दो दो पदों का अंतर समान है। तो 6, 12, 18, 24 ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट, वैसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाता है। समान अंतर को कॉमन डिफरेंस समान अंतर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको डी से सूचित करते हैं। और किसी भी समांतर श्रेणी के लिए जो nवां पद और अंतिम पद होगा वो क्या हो जाएगा, तो nवां पद हो जाएगा। nवां पद इसे हम लोग tn भी कहते हैं। तो nवां पद हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने के लिए इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और जब nवां पद ही अंतिम पद हो जाए तो अंतिम पद का भी सेम फार्मूला हो जाता है। जैसे यदि nवां पद अंतिम पद हो तो जब भी nवां पद अंतिम पद हो जाएगा तो अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम पद इसे हम लोग L भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। तो nवां पद के लिए फार्मूला भी a + n-1 इंटू डी होगा। और जब nवां पद अंतिम पद हो जाएगा तो अंतिम पद का भी फार्मूला सेम हो जाएगा। जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहला पद, a बराबर पहला पद। और d बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसे हम लोग सार्व अंतर भी कहते हैं। यानी दो पदों का जो अंतर होगा वह सार्व अंतर होगा। दो पदों का अंतर सार्व अंतर। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8, 15, 22, 29 ये एक श्रेणी है और इसका 28वां पद बताना है कि कितना होगा। का 28वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब एक श्रेणी है जो समांतर श्रेणी के रूप में है, क्योंकि दो दो पदों का अंतर समान है। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, 22 में से 15 माइनस करेंगे तो 7, 29 में से 22 माइनस करेंगे तो 7, यानी दो दो पदों का अंतर समान है। तो इसका मतलब हुआ ये श्रेणी समांतर श्रेणी के रूप में है। तो इस श्रेणी का 28वां पद बताना है कि कितना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जब nवां पद ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है a + n-1 इंटू डी, जहाँ a बराबर होता है पहला पद और d बराबर होता है कॉमन डिफरेंस, यानी दो दो पदों का अंतर। तो यहाँ पे पहला पद हो जाएगा a बराबर 8 और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d बराबर 7, क्योंकि दो दो पदों का अंतर 7 है। और 28वां पद निकालना है यानी n की वैल्यू 28 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा प्रथम पद यानी a बराबर 8, सार्व अंतर यानी d बराबर 7 और n बराबर 28। तो 28वां पद कितना हो जाएगा, 28वां पद इसे हम लोग t28 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रथम पद + n-1 इंटू डी बराबर 8 + 28 में से 1 माइनस करेंगे तो 27 इंटू 7 बराबर 8 + 27 इंटू 7 मतलब 189 बराबर 197। यानी श्रेणी का जो 28वां पद होगा वो 197 होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो सबसे पहले प्रथम पद निकालिए जो 8 मिल गया। दो दो पदों का अंतर यानी कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्व अंतर निकालिए, d बराबर 7 मिल गया। और 28वां पद ज्ञात करना है यानी n की वैल्यू 28 हो गई। और इन तीनों वैल्यू को यहाँ इस फार्मूले में रख देंगे
तो यहाँ से जो 197 मिला यह श्रेणी का 28वां पद हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 इस श्रेणी का कौन सा पद 163 है, 163 है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 3, 8, 13, 18 ये एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका कौन सा पद 163 है, यानी कयवां पद 163 है, यानी एनवां पद की बात की जा रही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि एनवां पद निकालना था, जो हम लोग निकाले थे 197 मिला था, यानी जो इस श्रेणी का 28वां पद है 197, यह क्या है, ये अंतिम पद हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि अंतिम पद 163 दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि कयवां पद 163 होगा, यानी एनवां पद की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 163 अंतिम पद हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 3 और सार्व अंतर यानी डी बराबर हो जाएगा दो पदों का अंतर। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, 18 में से 13 माइनस करेंगे तो 5, यानी किसी भी दो पद का आप अंतर कर लीजिए तो वो सार्व अंतर हो जाएगा। तो प्रथम पद यानी ए बराबर हो गया 3, कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर दो पदों का अंतर हो गया 5 और एल बराबर हो गया 163। और जब एनवां पद ही अंतिम पद हो तो उसके लिए भी हम लोग सेम फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो एल बराबर हो जाएगा 163, ए बराबर हो जाएगा 3 प्लस एनवां पद यानी एन निकालना है तो n-1 इंटू डी का वैल्यू दिया है 5। अब 163 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 160 बराबर n-1 इंटू 5 और 160 में 5 से भाग दे देंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 32 और एक को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 33, यानी श्रेणी का जो 33वां पद होगा वही 163 होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि श्रेणी का कौन सा पद 163 है तो 163 अंतिम पद हो जाएगा और 3 हो जाएगा प्रथम पद और दो पदों का अंतर 5 है तो डी बराबर 5 हो जाएगा। और जब एनवां पद ही अंतिम पद हो तो एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी सेम फार्मूला हो जाएगा और इस फार्मूले में ये सब वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से जो एन का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा, यानी श्रेणी का जो 33वां पद होगा वो 163 होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में 28वां पद निकालने की बात की जा रही है, तो जो 197 मिला यह श्रेणी का अंतिम पद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि कौन सा पद 163 है, यानी अंतिम पद दिया हुआ है तो एनवां पद की बात की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एन का वैल्यू मिला वही 33वां पद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एन पदों का योगफल निकालना और उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एन पदों का योग, इसे हम लोग एस एन भी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब भी एन पदों का योग निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस फार्मूले में अगर 2a को a प्लस ए अगर हम लोग लिख दें तो जो a प्लस n-1 इंटू डी मिलेगा वह अंतिम पद का फार्मूला बन जाएगा जिसे हम लोग l कहते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस l। तो n पदों का योग का एक और फार्मूला क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l। इसे भी आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो 100 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी का क्रम हम लोग बनाते हैं। तो 100 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी का क्रम हो जाएगा 105, 112, 119, इसी तरह 196 तक हो जाएगा। अब 100 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की श्रेणी का एक क्रम बना लिया गया जो समांतर श्रेणी के रूप में मिला। अब इस श्रेणी में ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी 7 से विभाजित होने वाली 105 पहली संख्या हो जाएगी जो 100 और 200 के बीच है। उसी तरह 112 दूसरी संख्या हो जाएगी 7 से विभाजित, 119 तीसरी संख्या हो जाएगी 7 से विभाजित। उसी तरह ये जो अंतिम पद है 196 जो 7 से विभाजित हो रही है, तो ये कैमा पद है 196 जो 7 से विभाजित हो रही है। तो अगर हमको 105 से लेके 196 तक कुल पदों की संख्या अगर ज्ञात हो जाए तो वही हम लोग कह सकते हैं कि उतने पद हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो ये जो अंतिम पद है 196 यही बताना है कि ये कैमा पद है। तो अगर ये पता चल जाए कि ये कैमा पद 196 है तो वही आंसर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो प्रथम पद यानी a बराबर 105 हो जाएगा, d बराबर यानी सार्व अंतर हो जाएगा 7, l बराबर हो जाएगा अंतिम पद यानी 196 और n की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। तो अंतिम पद यानी 196 बराबर हो जाएगा प्रथम पद यानी 105 प्लस n-1
इंटू डी यानी सार्व अंतर। अब 196 में से 105 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 91 बराबर n-1 इंटू 7, और 91 में 7 से भाग दे देंगे तो n-1 बराबर हो जाएगा 13, और n बराबर हो जाएगा 13 + 1 यानी 14। तो जो 14वां पद होगा वही 196 होगा। अर्थात 100 और 200 के बीच कुल 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जैसे यहाँ 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, तो सबसे पहले 100 और 200 के बीच जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उसको हम लोग लिखेंगे। अब इसमें ये तो नहीं पता है कि कितनी संख्याएं ये कुल है, तो उसी को निकालने के लिए यहाँ 196 ये अंतिम पद हमको ज्ञात है और यहाँ पे प्रथम पद भी ज्ञात है और इसका सार्व अंतर भी ज्ञात है। तो अंतिम पद बराबर a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे और वहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो 14वां पद है वही 196 होगा। अर्थात 105 से लेकर के 196 तक कुल 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपके पास इतना समय न हो तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है कि जैसे यहाँ 100 और 200 के बीच की संख्याओं की बात की जा रही है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से सीधे 100 में भाग देंगे और 7 से सीधे 200 में भाग देंगे और दोनों के भागफल का अंतर कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और अगर ये बड़ा वाला वैल्यू अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम लोग भागफल में से 1 घटाने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे, और अगर नहीं अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो 100 का जो भागफल आएगा और जो 200 का भागफल आएगा उसी का हम लोग डायरेक्ट अंतर कर देंगे, तो वो आंसर हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सेकेंड मेथड, तो 100 में हम लोग सबसे पहले 7 से भाग देंगे तो 14 7 98, शेषफल मिला 2। उसी तरह 200 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, शेषफल मिला 4। तो 7 से पूर्णतः विभाजित अपवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 से पूर्णतः विभाजित अपवर्तों की संख्या ये हो जाएगा दोनों भागफल का अंतर यानी 28 - 14 बराबर 14, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएं तो ये तो हो गया बेसिक मेथड, और उसके लिए ट्रिक क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, तो सबसे पहले हम लोग 100 में 7 से भाग देंगे तो भागफल मिला 14, और 200 में जब हम लोग 7 से भाग दिए तो भागफल मिला 28, और दोनों भागफल का जब हम लोग अंतर कर देंगे तो 7 से विभाजित होने वाले अपवर्तों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, यानी कुल 14 ऐसी संख्याएं हैं 100 और 200 के बीच जो 7 से विभाजित होंगी। अब इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जब बड़ा वैल्यू अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो भागफल में से 1 घटाने के बाद ही हम लोग अंतर करेंगे। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट, इस नियम का प्रयोग करते समय यदि बड़ा वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो परिणाम में या भागफल में 1 घटाने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। और नियम क्या हो जाएगा, अपवर्तों की संख्या बराबर बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल। तो दोस्तों जब भी बीच की संख्याएं पूछी जाए जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो अर्थात अपवर्तों की संख्या निकालना हो तो हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 200 एवं 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 200 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसके लिए भी हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भागफल निकालते हैं। तो 200 में हम लोग 4 से भाग देते हैं और 300 में 4 से भाग देते हैं। तो 200 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये 50 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो गया, और 300 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये 75 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो गया।
अब 200 और 300 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं को ज्ञात करने के लिए 200 और 300 में जब 4 से भाग दिया गया तो छोटे वैल्यू का भागफल मिला 50 और बड़े वैल्यू का भागफल मिला 75। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़ा वैल्यू का भागफल है वह पूरा का पूरा विभाजित हो गया। और मैंने यहाँ लिखा भी है कि इस नियम का प्रयोग करते समय यदि बड़ा वैल्यू पूर्णतः कट जाए तो परिणाम में 1 या भागफल में 1 घटाने के बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ परिणाम या भागफल कितना मिला 75। तो इस 75 में सबसे पहले हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तब उसके बाद इस नियम का प्रयोग करेंगे, यानी बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटे वैल्यू का भागफल। तो छोटा वाला वैल्यू पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं उससे हमको ध्यान नहीं देना है, बड़ा वैल्यू विभाजित हो रहा है कि नहीं ये बस हमें देखना है। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू विभाजित हो गया तो सबसे पहले हम लोग 75 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 74 और 74 में से माइनस 50 हम लोग कर देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अपवर्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अपवर्तों की संख्या हो जाएगी बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल। तो बड़ा वैल्यू का भागफल हो जाएगा 74 क्योंकि पूर्णतः विभाजित हो गया है, माइनस छोटा वैल्यू का भागफल 50 और दोनों का अंतर हो जाएगा 24। अर्थात 200 और 300 के बीच कुल 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है 500 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 500 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है बतानी है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले 500 में 6 से भाग देंगे और 1000 में 6 से भाग देंगे और भागफल का अंतर कर देंगे। तो 500 में 6 से हम लोग भाग देते हैं, ये हो गया 6 8 48, 2 0 6 3 18 और शेषफल मिला 2। उसी तरह 1000 में हम लोग 6 से भाग देते हैं, ये हो गया 16 6 96, 4 0 6 6 36 और यहाँ शेषफल मिला 4। तो 500 और 1000 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को ज्ञात करने के लिए 500 में 6 से भाग दिया गया तो भागफल मिला 83। उसी तरह 1000 में 6 से भाग दिया गया तो भागफल मिला 166। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़ा वैल्यू का भागफल है या पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो हम लोग 166 में सीधे 83 को माइनस कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। तो अपवर्तियों की संख्या हो जाएगी, अपवर्तियों की संख्या बराबर 166 माइनस 83 बराबर 83। अर्थात 500 और 1000 के बीच कुल 83 ऐसी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो अगर बड़ा वैल्यू पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम लोग सबसे पहले 1 माइनस करके तब भागफल का अंतर करेंगे और अगर विभाजित नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट अंतर कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आपको ये बताना है कि कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि 500 और 1000 के बीच ये जो 6 के अपवर्त हैं उन सब का योग कितना होगा, तो इस योग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए और सार्व अंतर यानी डी की वैल्यू चाहिए। तो जब प्रथम पद निकालना होगा तो जैसे यहाँ 500 में जब 6 से भाग दिया गया तो 83 मिला, तो इस 83 में जब हम लोग 1 को जोड़ देंगे और उसमें जब 6 से गुणा करेंगे तो हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ 166 में जब हम लोग 6 से गुणा कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वो अंतिम पद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन और लिखता हूँ और क्वेश्चन है 500 एवं 1000 के बीच 6 के अपवर्तों का योग कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 500 में 6 से भाग देते हैं तो 6 8 48, 2 0 6 3 18 शेषफल मिला 2। उसी तरह 1000 में हम लोग 6 से भाग देते हैं तो 16 6 96, 4 0 6 6 36 यहाँ शेषफल मिला 4। तो अपवर्तियों की संख्या हम लोग निकालते हैं सबसे पहले। तो अपवर्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल बराबर 83, यानी जो n की वैल्यू हो गई वो 83 हो गई। अब हम लोगों को a निकालना है और l निकालना है, ये कितना होगा। तो a निकालने के लिए ये जो छोटा वैल्यू का भागफल मिला है 83, इसमें हम लोग 1 जोड़ करके 6 में जब गुणा कर देंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 84 इंटू 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 504, ये हो गया a का वैल्यू 504। अब यहाँ अंतिम पद निकालना है तो बड़ा वैल्यू के भागफल में हम लोग 6 से गुणा कर देंगे तो 166 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 996, ये हो गया 996।
मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि छोटा वैल्यू के भागफल में हमेशा एक जोड़ करके हम लोग गुणा करेंगे, तो ये हो गया 504, और बड़ा वैल्यू के भागफल में हम लोग डायरेक्ट गुणा करेंगे तो अंतिम पद निकल जाएगा। तो पदों की संख्या 83 हो गई, प्रथम पद हो गया 504 और अंतिम पद हो गया 996। और अभी मैंने आपको बताया n पदों का योग, जिसे हम लोग SN भी कहते हैं। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद जब पता होता है तो n/2 a प्लस l फार्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा n/2 यानी 83/2 a प्लस l यानी 504 प्लस 996। तो ये हो जाएगा 83/2 इंटू 504 में 996 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1500, और 2 से 1500 750 बार में विभाजित हो जाएगा, और 750 का 83 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 62,250। और यही हो जाएगा 500 और 1000 के बीच 6 के अपवर्तों का योग। तो जब भी केवल बीज के अपवर्तों की संख्या निकालनी होगी तो हम लोग भागफल को डायरेक्ट अंतर कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। और अगर उनका योग निकालना होगा तो पदों की संख्या ये 83 हो जाएगी, और प्रथम पद निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया छोटे भागफल में एक जोड़ करके हम लोग 6 में गुणा कर देंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा, और यहाँ पे 166 में 6 से गुणा कर देंगे तो अंतिम पद निकल जाएगा। और प्रथम पद और अंतिम पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l, और इसमें हम लोग ये वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर ज्ञात हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 100 एवं 200 के बीच 3 के अपवर्तों का योग कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 100 में 3 से भाग देते हैं तो 33 या 99, और भागफल कितना मिला 33। और 200 में हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 66 या 198, तो भागफल कितना मिला 66। तो m क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, तो ये हो गया 33। और a बराबर क्या हो जाएगा, छोटे वैल्यू के भागफल में हम लोग एक जोड़ करके 3 से गुणा कर देंगे तो 102, ये प्रथम पद हो गया। और l बराबर कितना हो जाएगा, बड़े वैल्यू के भागफल में हम लोग 3 से गुणा कर देंगे 198, ये अंतिम पद हो गया। और योग बराबर होता है n/2 a प्लस l, और n की वैल्यू हो गई 33, तो ये हो गया 33/2, और प्रथम पद 102 प्लस अंतिम पद 198 बराबर 33/2 गुणे 300। और 2 से 300 150 बार में विभाजित हो गया, और 150 में 33 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 4950। और यही हो गया 100 और 200 के बीच 3 के अपवर्तों का योग। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे 100 एवं 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम लोग बड़े वैल्यू के भागफल में छोटे वैल्यू के भागफल को डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन सबका योग पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तों की संख्या ये 33 तो आपको निकालना ही निकालना है, और प्रथम पद हम लोग निकालेंगे तो छोटे वैल्यू के भागफल में एक जोड़ करके 3 से गुणा करेंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ बड़े वैल्यू के भागफल में 3 से हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो अंतिम पद निकल जाएगा। और जब प्रथम पद, अंतिम पद और n पता हो तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n/2 a प्लस l, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा जा चुका है। 11 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है किंतु 3 से नहीं। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो 11 में हम लोग 7 से जब भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो शेषफल मिला 4 और भागफल मिला 1। उसी तरह 200 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, और शेषफल मिला 4 और भागफल मिला 28। तो 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 7 से विभाज्य हो जाएंगी बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, यानी 27 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। लेकिन ये जो 27 होगा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 27 तो ऐसी संख्या है 11 और 200 के बीच जो 7 से विभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में ये बताना है कि 7 से तो विभाजित हो लेकिन 3 से ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे जो 21 प्राप्त होगा, और 21 से हम लोग 11 और 200 में भाग देंगे। तो यहाँ 11 में तो 21 से हम लोग भाग दे नहीं पाएंगे, तो 200 में 21 से भाग दे करके चेक करते हैं। तो 21 9 189, तो शेषफल मिला 11 और भागफल मिला 9। तो 21 से विभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पे छोटा वैल्यू तो कुछ है नहीं,
तो 21 से विभाज्य संख्याएं हो जाएंगी बड़ा वैल्यू का भागफल यानी 9। तो 11 और 200 के बीच जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं, बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल, यानी 11 और 200 के बीच कुल 27 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। और 21 से जो विभाज्य संख्या है वह केवल और केवल 9 है, क्योंकि यहाँ पर केवल बड़ा वैल्यू का भागफल मिला और यहाँ पे छोटा वैल्यू का भागफल है ही नहीं। तो जो बड़ा वैल्यू का भागफल है ये 21 से विभाज्य संख्या हो गया। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा उतनी संख्या 11 और 200 के बीच जो होगी वह 7 से विभाजित होगी किंतु 3 से नहीं होंगी। तो 7 से विभाज्य किंतु 3 से नहीं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो ये हो जाएगा 27 माइनस 9 बराबर 18, यानी 11 और 200 के बीच 18 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है किंतु 3 से नहीं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जैसे 11 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है किंतु 3 से नहीं, तो सबसे पहले 7 से विभाजित संख्या को ज्ञात करने के लिए बड़ा वैल्यू का भागफल और छोटा वैल्यू का भागफल कर देंगे। और यहाँ पूछा जा रहा है कि किंतु 3 से नहीं होना चाहिए विभाजित, तो 7 और 3 का जो एलसीएम आएगा उससे हम लोग 11 और 200 में भाग देंगे। तो यहाँ 11 में तो 21 से भाग नहीं दिया जा सकता है, लेकिन 200 में 21 से भाग दिया जा सकता है, जिसका भागफल मिला 9। यानी 21 से कुल जो विभाज्य संख्या होंगी 11 से लेकर 200 के बीच में, तो वो 9 होंगी। और इन्हीं दोनों का अंतर कर देंगे तो 11 और 200 के बीच कुल 18 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित होंगी किंतु 3 से नहीं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है 200 एवं 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 7 से विभाज्य है किंतु 3 से नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि शर्त नहीं लगा हुआ है, केवल ये पूछा जा रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी विभाज्य हो, 4 से भी हो और 5 से भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और तीनों के एलसीएम से 200 और 600 में भाग देंगे और उनके भागफल का अंतर कर देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, और 60 से हम लोग 200 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 60 × 180, शेषफल मिला 20 और भागफल मिला 3। उसी तरह 600 में जब हम लोग 60 से भाग देते हैं तो 60 × 600, शेषफल मिला 0 और भागफल मिला 10। तो अपवर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अपवर्तनों की संख्या हो जाएगी बड़ा वैल्यू का भागफल माइनस छोटा वैल्यू का भागफल। बड़ा वैल्यू पूरा का पूरा विभाजित हो गया है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 9, और माइनस कर देंगे छोटा वैल्यू का भागफल बराबर 6। यानी 200 और 600 के बीच कुल 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 एवं 5 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 एवं 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं बतानी है जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है, और इसमें भी कोई शर्त नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे और उसके एलसीएम से 100 और 300 में भाग देंगे और उसके भागफल का अंतर कर देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 से हम लोग 100 और 300 में भाग देते हैं तो 100 में भाग देने पर ये हो गया 12 × 8 = 96, तो शेषफल मिला 4 और भागफल मिला 8। उसी तरह 300 में 12 से भाग देने पर ये 25 बार में पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल मिला 0 और भागफल मिला 25। तो अपवर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अपवर्तनों की संख्या हो जाएगी, यहाँ भी बड़ा वैल्यू पूरा का पूरा विभाजित हो गया है, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 24, माइनस छोटा वैल्यू का भागफल बराबर 16। यानी 100 और 300 के बीच 16 ऐसी संख्या हैं जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।